आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बनबोटपुरा अतिक्रमण मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी में आपको बता दें कि यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होने वाला है, सभी की नजरें उसी पर टिकी हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम सभी को मान्य होगा। बनबोटपुरा मामले में हमारी ओर से, सरकार की ओर से जो भी कोर्ट में पक्ष रखा जाना चाहिए था वो रखा गया है। कोर्ट जो भी फैसला देगा वह हमें मंजूर होगा। हमने कानून तोड़ने वालों और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर चेतावनी पहले ही दे दी थी। प्रशासन अपना काम करेगा। तो वहीं 184 ग्रामीण सड़कों के लिए भी 1700 करोड़ की स्वीकृति मिलने से सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है और कहा कि ये स्वीकृति न केवल सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी बल्कि राज्य के समग्र विकास को एक नई गति भी प्रदान करेगी। ऐसे में प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने और युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 142 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए हैं। देखिए, जिन जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा है और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण हटाना ये हमारा एक मिशन है और उस मिशन के तहत हम जो भी जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनको हमने स्वयं ही नोटिस की कार्रवाई की है। उनको पहले से बताया, चेताया है कि वो स्वयं हट जाए, अन्यथा प्रशासन तो अपना काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे राज्य को दी है और जिससे हमारे राज्य के अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी सड़क जहां नहीं पहुंच पाई है वहां भी सड़क पहुंचेगी। वहां के लोगों के लिए भी आवागमन सामान्य होगा, लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौगात है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता व्यक्त की है और वन विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग के प्रमुख सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। सीएम धामी ने कहा कि वन्यजीव की बढ़ती घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए वन विभाग के प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने कई क्षेत्रों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठकें भी की है। हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव वन को मैंने स्वयं कहा था कि आप जाकर क्षेत्रों में जाकर देख कर आइए और वो गए भी थे। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सारे DFO, सारे SDO, रेंजर सभी को इसके लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तरों पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो उसके समूचे प्रबंध करें। मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है। माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल का विमोचन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ इसका आगाज हो रखा है और कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी दर्ज हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम गणमान्य व्यक्ति भी इस दौरान स्टेज पर मौजूद हैं और इसी बीच इस कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है और इस आयोजन का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुआ है, उनकी मौजूदगी में हुआ है। माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल का विमोचन भी इसी स्टेज से किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कार्यक्रम में मेरी योजना पुस्तकों पर भी विचार गोष्ठी होगी और ऐसे में इस गोष्ठी के जरिए भी अपने विचारों को रखा जा रहा है और कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और इसी के साथ इस कार्यक्रम के जरिए माई स्कीम पोर्टल का भी यहाँ विमोचन हो चुका है। ये विमोचन कार्यक्रम है और ऐसे में मेरी योजना पुस्तकों पर भी विचार गोष्ठी है और माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल जो कि खासतौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका विमोचन आज इसी स्टेज से होने वाला है और इसी कार्यक्रम के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बता दें कि देहरादून में किस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी यहाँ पर है, लगातार वो इस ओर ध्यान केंद्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब नए पोर्टल का विमोचन होने जा रहा है और ऐसे में माई स्कीम पोर्टल के जरिए किस तरीके से सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सकता है वो बेहद महत्वपूर्ण विषय है। और माई स्कीम पोर्टल कितना महत्वपूर्ण और ये पुस्तक का विमोचन सच में आज बहुत विशिष्ट हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत विशिष्ट जन है। इतने विशिष्ट जन शायद ही किसी एक कार्यक्रम में मुझे दिखे हों। इसके लिए मैं
हमारे जो सचिव साहब हैं उनको बहुत बधाई देता हूं, गैरोला जी को, और अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले इधर से उधम सिंह नगर से हमारे उत्तम जी भी हैं, उत्तम दादा, और सभी का मैं इस अवसर पर आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज मुझे राज्य की देवतुल्य जनता को समर्पित मेरी योजना पुस्तक से संबंधित इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा मुझे बताया गया है कि इस महत्वपूर्ण योजना में मार्गदर्शिका पुस्तक के तीनों संस्करणों में मेरी योजना राज्य सरकार तथा मेरी योजना केंद्र सरकार की 26,500 प्रतियां राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों तथा सभी राजकीय पुस्तकालयों में वितरित की गई हैं। और साथ ही आम नागरिकों के लिए भी सभी विभागों की वेबसाइट पर, PDF पर और संस्करणों में ये निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से राज्य का प्रत्येक नागरिक केंद्र और राज्य सरकार की समस्त योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आसानी से सभी को मिल पाए और उनका वो लाभ उठा सकते हैं। और सच में ये जैसा सुबोध भाई ने अभी कहा, यहाँ से अगर आप इन पिछले 3-4 सालों का अगर ठीक प्रकार से आकलन करेंगे तो इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे जनहितकारी निर्णय, अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमारे राज्य की हैं कि अगर उसको हम लिखने पढ़ने में आएंगे तो पुस्तक जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन सरलीकरण, समाधान, निस्तारण जो हमारा एक मंत्र है, और पहले दिन से इस मंत्र को लेकर हम सभी लोग काम कर रहे हैं कि सरलता से लोगों तक हमारी योजना पहुंच जाए। जो अंत्योदय का सिद्धांत है वो ठीक प्रकार से लागू हो जाए। योजना वही अच्छी होगी जो सीधे सीधे लोगों को आसानी से लाभ देने का काम करेगी। पुस्तक वही अच्छी होगी जो लोगों को बहुत आसानी से मिल पाएगी और बहुत आसानी से लोगों को समझा पाएगी। और आजकल तो चूंकि डिजिटल फॉर्म जो हर समय मोबाइल में घूमता है, पूरे हमारे मोबाइल में ही पूरी दुनिया होती है, तो अगर हम उस दिशा में थोड़ा और प्रयास करेंगे, उससे प्रयास कर रहे हैं। पुस्तक भी जरूरी है क्योंकि उसका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन आजकल की जो एकदम से 1 मिनट में चीजें लाखों, करोड़ों और अरबों लोगों तक पहुंच जाती हैं, वो डिजिटल फॉर्म है। तो नई पीढ़ी चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो रहती है, इसलिए हमको ये काम भी करना चाहिए। आज 2 जनपदों का, चंपावत और देहरादून के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण देखकर ये मुझे विश्वास हो गया है कि जिस उद्देश्य से हमने इन पुस्तकों का प्रकाशन कराया था, उस दिशा में हमारे प्रयास अब सार्थक हो रहे हैं, हमारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं जनता के लिए बनाना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य यह भी है कि हमारी योजनाएं धरातल पर उतरे और उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो, और जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनके जीवन को मदद करने में उन योजनाओं की भूमिका हो, और प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर समय से योजनाओं का लाभ मिले। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इन पुस्तकों को तैयार किया है, और ये पुस्तकें इस हमारे उद्देश्य में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी होंगी, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को व्यवहारिक रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और ये पुस्तकें लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी आदान प्रदान करने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया है, कैसे आवेदन किया जाएगा, कैसे उसका लाभ लिया जाएगा, कैसे उसके आवश्यक जो कागज हैं, दस्तावेज हैं, वो बनाए जाएंगे, और पात्रता संबंधी जो जानकारियां हैं कि उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा ये पुस्तकें हमारे जो युवा पीढ़ी है, जिसमें शोधार्थी भी हैं, हमारे विद्यार्थी भी हैं, उन सब के भी बहुत काम आएगी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथियों, इसलिए
ये प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के समय में जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी उनका असली लाभ जनता तक सीधे नहीं पहुंच पाता था। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन के लिए मदद करने के लिए योजनाएं आती थी उस व्यक्ति तक वो पहुंच नहीं पाता था। आप भली भांति जानते हैं कि पहले के समय में सरकारें कभी भी अपने बारे में इस प्रकार की पुस्तकें या इस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाती थी और कोई परंपरा भी नहीं थी, नहीं जनता के प्रति कोई जवाबदेही का कोई प्रचलन था। यहाँ तक कि एक समय में कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जिसके लिए रुपया भेजते हैं उसके पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे बच जाता है। परंतु आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद देश में एक नई कार्य संस्कृति आई जिसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन केंद्रित नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य व्यवहार देश के अंदर लाया गया और आम जनता से जुड़ी हुई अधिकतर सभी योजनाओं का लाभ अब डीबीटी के माध्यम से हो रहा है और सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में एक पाई की भी कटौती नहीं होती, सीधे सीधे जितना भेजा जाता है उतना ही एक क्लिक में वहां पहुंच जाता है। ऐसी अनेक योजनाएं हमने राज्य में भी जितने हमारे समाज कल्याण विभाग की जो योजनाएं चलती हैं, पहले 3 महीने 6 महीने तक हमारे बुजुर्गों को जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दिव्यांग पेंशन मिलती थी, विधवा पेंशन मिलती थी और जितने प्रकार की भी किसान पेंशन मिलती थी, अन्य पेंशन है, बौना पेंशन है, उन सभी पेंशनों को लेने में 3 से 6 महीने का समय लग जाता था। वो चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने कहा कि इस व्यवस्था को हमें सरल बनाना चाहिए क्योंकि आसानी से लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए और जरूरत पर उनके काम भी आना चाहिए। भूख अभी लग रही है और खाना 4 दिन बाद मिलेगा तो अच्छा होगा क्या? तो इसलिए हमने इस व्यवस्था को भी बदला और प्रत्येक माह की बाजपुर में चीनी मिल सुचारू करने के लिए किसानों को हो रही समस्याओं और किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान न होने को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने साथियों के संग मौके पर पहुंचकर चीनी मिल प्रधान प्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा से इस पूरे प्रकरण को लेकर बातचीत की है और इस दौरान प्रधान प्रबंधक ने आश्वासन देते हुए कहा कि तकनीकी खराबी ठीक होने की संभावना है, जल्दी चीनी मिल पूर्ण क्षमता के साथ चलेगी। ऐसे में बैंक गारंटी आते ही अब गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया जाएगा। जब से शुगर फैक्ट्री 1-2 दिन को छोड़कर फॉल्ट में फॉल्ट किसान 72 घंटे यहाँ रुकता है बेचारा ठंड में। और पहली चीज तो यह है कि किसान के गेहूं की बिजाई का टाइम भी 30 दिसंबर तक ही है, वो भी टाइम निकले जा रहा है। किसान जो इतना बेहाल उसका हाल है, पेमेंट भी नहीं मिल रही, उसी विषय में सब मिले। और ये भी संज्ञान में आया कि जो टरबाइन नई ली गई है वो टरबाइन नहीं चल रही, तो हमने यही कहा कि उनकी गारंटी है या किसी कंपनी की हो उन पर सख्ती से किया जाए और उनसे भी जुर्माना लिया जाए, क्योंकि जब नहीं चली उनकी टरबाइन या जो फॉल्ट करती है उसकी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने ये देखी कि आज फैक्ट्री में घूमकर कि फैक्ट्री में जब ये फैक्ट्री पिछले सीजन में बंद हुई इसमें कोई काम नहीं हुआ, सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकार की नीयत में खोट है। देखिए, सबसे पहले पेमेंट की बात करूंगी तो शासन से गारंटी आते ही ये मेरे द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही गारंटी हमें प्राप्त होती है उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि किसानों का भुगतान करना प्रारंभ कर दिया जाए। और जहां तक बात है चीनी मिल के चलने की, तो इसमें देखिए हमारी एक नई टरबाइन और एक पुरानी टरबाइन पे हम अभी बीच में हमने 2 दिन प्रयास किया था और वो काफी सफल भी रहा था। एक दिन हमारी 35,000 की क्रशिंग थी, एक दिन हमारी 30,000 की क्रशिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी जो हमारी पुरानी टरबाइन थी उसमें कुछ फॉल्ट आने के कारण काम रुक गया, जिस कारण अभी उनके इंजीनियर बुलाए हुए हैं पुरानी टरबाइन को जो ठीक करें और संभवतः शाम तक टरबाइन ठीक हो जाएगी और हम दोनों मिल चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी एक टरबाइन पे छोटी वाली मिल चलाई जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में सरकारी नौकरियां सिर्फ पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर ही दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले 4.5 सालों में प्रदेश के लगभग 27,000 युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या राज्य स्थापना से अब तक हुई कुल नियुक्तियों की तुलना में 2/3 से भी ज्यादा है, जो उत्तराखंड में ईमानदार भर्ती व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। पहले दिन से ही सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिलें, निष्पक्षता के आधार पर मिलें, योग्यता के आधार पर मिलें, ये हमारा संकल्प था। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि हमारे प्रदेश के लगभग 27,000 नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियां निष्पक्ष तरीके से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये काम हमारा अनवरत रूप से चलेगा और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जो संपन्न हुई हैं, राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसकी 2/3 से अधिक हैं। और आगे का भी हमारा कैलेंडर बना हुआ है। हमारे सभी नौजवानों को आगे भी अवसर मिलते रहेंगे, वो सभी अपनी तैयारियां करें। मैं सबको खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड मैदान में स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कई स्वदेशी स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। 14 दिसंबर तक चलने वाले स्वदेशी महोत्सव को लेकर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहयोग कर रहा है। देखिए, स्वदेशी महोत्सव जो है हर साल किया जाता है और हर सालों की भांति इस बार भी संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया। और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद है उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी परिप्रेक्ष्य से स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कार्य योजना बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी संगठन और कार्य को लेकर सरकार के मध्य समीक्षाओं का दौर जल्द ही शुरू होने वाला है। सरकार की योजनाओं का बूथ स्तर तक फायदा पहुंचा है। यही नहीं, इस पर खास ध्यान भी दिया जाएगा। अभी तक की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका स्टेटस भी चेक किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक विनोद चमोली की माने तो पार्टी संगठन और सरकार चुनावी मोड पर आ चुकी है। देखिए, स्वाभाविक बात, अब चुनावी वर्ष चल रहा है क्योंकि फरवरी में चुनाव हो जाने हैं तो 27 को हम गिन नहीं सकते, तो 26 से चुनावी वर्ष चल रहा है। तो जो सरकार की योजनाएं जिलों तक जा रही हैं उसकी समीक्षा होना, संगठन और सरकार का तालमेल होना, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक उत्साह का सृजन होना, कार्यकर्ताओं के अभी तक के कामकाज की समीक्षा होना। क्योंकि मेरा एक संगठन ऐसा है जो प्रतिदिन चुनाव लड़ रहा है। हमारा ग्रास रूटेड संगठन है, हमारे अपने एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार उसको भी चाक चौबंद करना, उसकी समीक्षा करना, कहीं कोई कमी पेशी है तो उसको दूर करना, और पूरी पार्टी और सरकार दोनों मिलकर चुनाव में लगें और इस बार हम उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार की हैट्रिक बना पाएँ, ये मूल उद्देश्य। इस उद्देश्य से हम लोग आगे निकलें और काम करें। रुड़की स्थित सिविल लाइन क्षेत्र में मामूली कहासुनी में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में महिला समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजन के अनुसार पड़ोसियों ने लाठी डंडा, रॉड और धारदार हथियार से उन पर हमला किया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी है। वहीं मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। घर पे आके आदमियों ने भी, औरतों ने भी, सबने मारा हमें घर पे ही। गरीब आदमी हम। अब किस बात को लेके झगड़ा हुआ? बात भी नहीं है कुछ। घर पे आके मारा, हथियारों से चप्पू छुरी लाए और इनके पत्थर बजाए हमारे ऊपर। कौन कौन थे ये मारने वाले, हमला करने वाले? रहने वाले थे ये तेजाब और क्या क्या नाम, सलाउद्दीन। उनके बच्चे थे, उनके बच्चे, पूरा परिवार था। औरतें भी थी, औरतें भी थी और आदमी भी थे। 4-5 पे आई है, 4-5 तो आई।
अब पुलिस में तहरीर दे दी आपने? जी तो नमाज पढ़ने गए थे, उन्होंने घर पे आके हमला करा, धारदार हथियारों से हमला करा उन्होंने। पता नहीं किसी के हाथ में लाठी था, किसी के हाथ में डंडे थे, और तेज हथियार दे के हाथों में वो मारा दिया लड़की के हमारी हाथ। इंटर पता खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के लोगों को सांस से संबंधित बीमारी, कैंसर, आंखों की रोशनी में कमी जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गांव के लोगों को नजदीकी तारकुल कंपनी से निकलने वाले धुएं जो कि घरों में कैद करने के लिए इन्हें मजबूर कर रहा है। वहां के लोगों ने अब इस तारकुल कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई है। ग्रामीणों ने कहा कि इस कंपनी से निकलने वाला धुआं गांव के लोगों के लिए हानिकारक है, जिस वजह से महिलाओं और बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों से भी कई बार कर ली है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां तक कि आज तक कोई इसे देखने भी नहीं आया है। मामले में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन विभाग की टीम को इसको लेकर जानकारी दे दी गई है और जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। मेरी संज्ञान में लाया गया है और तत्काल इसमें जो हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो टीम्स हैं और जो अन्य डिपार्टमेंट से कंसर्न, उनको भेजकर निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई भी मानक के अनुसार कार्य नहीं करता पाएगा तो उस पर विधि के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। देहरादून नगर निगम के 27 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और अपने संबोधन में सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले समय में दून आने वाली यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में शहर की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। शहरी विकास क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है, तो स्वच्छ भारत मिशन से भी कई सांस्कृतिक विरासतों को यहां पर विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन से भी नगर क्षेत्रों में विकास का मॉडल तय हुआ है। बीजेपी सरकार में लाखों गरीब परिवारों का पक्का मकान भी बना है, तो दून शहर को विकसित बनाने की दिशा में अब भी कार्य जारी है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा चैनल 24/7। नमस्कार।